आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये जो है वो उसका ही पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है, जिसको आज हम स्टडी करेंगे और इसको जो है वाइंड अप करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हमने जो है वो स्टडी किया था कि वो क्या होती है, कि इसके नेम से ही जाहिर है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स की जो कन्फिग्रेशन है यानी कि उनकी जो लेआउट्स है, उनकी जो अरेंजमेंट्स है, जहाँ पे वो मौजूद होते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करना या वो फिनोमेना जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमने जी स्टडी किया था, तो वो क्या था, वो था जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दो कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एक होता है हायर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है कि देखिए, कोई भी एटम या एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी हो, ठीक है, जब वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है, नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ होता है कि यानी कि उसने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, किसी के साथ कोई जो है वो उसका रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसके उस नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होगी अपने शेल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं जी कि वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उस एटम की, उस एलिमेंट की। ठीक है, लेकिन जो हायर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है कि जब वही एटम या एलिमेंट किसी दूसरे एटम या एलिमेंट से कोई बॉन्ड बना ले, कोई रिएक्शन कर ले, तो उस टाइम पे वो जब रिएक्शन कर चुका होता है, उस टाइम पे उस एटम या एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन्स की लेआउट होगी, अरेंजमेंट्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, उस स्टेट को हम कहेंगे कि वो उसकी हायर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ आज हम स्टडी करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन जी कि ये क्या होती है। कहते हैं जी, द मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज द वन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। ठीक है, कहते हैं जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो स्टेट होती है। सबसे पहली बात तो ये एमसीक्यूज अगर आ जाए कि मोस्ट स्टेबल जो है वो स्टेट कौन सी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, तो आप बता सकते हैं जो ग्राउंड स्टेट होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब कहते हैं जी कि जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है किसी भी एटम की, वो क्या होती है कि जिसमें उस एटम के या एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स सबसे कम एनर्जी वाले लेवल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, सबसे कम एनर्जी वाले शेल के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो ऐसा एटम जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो है लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल के, जो भी दस्तियाब हो सबसे कम एनर्जी वाला लेवल उसके अंदर मौजूद हो, तो उस टाइम पे जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी, वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने बात की कि नॉर्मल हालत में अगर एटम होगा, उसका कोई रिएक्शन किसी के साथ किसी किस्म का कोई बॉन्ड नहीं होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन में पड़े होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं जी कि वो जो उसके सबसे कम एनर्जी वाले लेवल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे वो क्या होंगे, वो उसकी सबसे मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद स्टडी करेंगे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग इन अ शेल। ठीक है, कि देखें, हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, सब शेल्स में होते हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी फीलिंग किस हिसाब से होती है ये भी जो है वो मैटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अरेंजमेंट के साथ जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, अब क्या है जी कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग इन अ शेल, तो क्या है जी इसमें कि कहते हैं जी द इलेक्ट्रॉन्स फिल द एनर्जी लेवल्स आर शेल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स को या शेल्स को किस तरह से, किस ऑर्डर में फिल करते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के ऑर्डर में फिल करते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब तरीन शेल होता है वो होता है जी के शेल, उसके बाद एल, फिर एम और फिर एन, और इस तरह से सॉन चलता जाता है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी थी, जो न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा, जैसे कि के शेल था। ठीक है, उसके बाद जी जो एल शेल आता है उसकी एनर्जी के शेल से ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो एम शेल आएगा उसकी एनर्जी के और एल दोनों से जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में फिल होते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जाएंगे, उसको फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एल शेल में जाएंगे और उसके बाद जो है वो एम शेल में जाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं जी कि इसकी अगर एग्जाम्पल देखें कि लोएस्ट एनर्जी लेवल इज ऑक्यूपाइड फर्स्ट देन द हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर क्या होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो भी
कम एनर्जी वाला लेवल होगा, कम एनर्जी वाला शेल होगा, उसके अंदर जाएंगे और उसको फिल करने के बाद फिर वो उससे जो हायर एनर्जी वाला लेवल होगा उसमें मूव करेंगे। ठीक है, अभी हमने ऑर्डर तो स्टडी कर लिया कि शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या फिलिंग का ऑर्डर है, किस तरीके से वो फिल करते हैं, अपनी स्पेसेस लेते हैं। तो वो जी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में अपनी स्पेसेस लेते हैं। सबसे पहले वो लो एनर्जी में, फिर उससे हायर में, फिर उससे हायर में और फिर उससे हायर में। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि जो शेल्स हैं एनर्जी या सब शेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, मैक्सिमम उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, एक शेल है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद उसको फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एल शेल में जंप करें। फिर हम एल शेल को देखेंगे जी मैक्सिमम उसमें कितने आते हैं कि फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम शेल में जंप करें। ठीक है, तो हम देखते हैं जी कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। कहते हैं जी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स इज एज फॉलोइंग। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से शेल में फिल होते हैं कि शेल्स की जो है वो कितनी कैपेसिटी होती है। सबसे पहला शेल हमारे पास होता है के शेल। तो के शेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। ठीक है, जो एल शेल है वो अकोमोडेट करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और जो एम शेल है ये अकोमोडेट करता है 18 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और उसके बाद जो एन शेल आता है ये अकोमोडेट करता है 32 इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये थी इनकी कैपेसिटी कि जी के शेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और जो एम शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। ठीक है, 18 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फिर किस में मूव कर जाएंगे, वो एन शेल के अंदर मूव कर जाएंगे और उसकी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है जी इंक्रीजिंग एनर्जी होती है कि सबसे पहले के शेल को, फिर एल शेल को, फिर एम शेल को और फिर एन शेल को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने शेल्स में देखा है। अब सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। ठीक है, कि जो सब शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे फील होते हैं। तो कहते हैं जी कि ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ सब शेल्स विद इन अ शेल। ठीक है, कहते हैं जी कि जो सब शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होती है कि देखें जो सब शेल्स है उनमें भी जो है वो एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है, अब शेल्स कहाँ पे पड़े, जो सब शेल्स होते हैं उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होती है कि वो एक शेल के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे शेल्स की एनर्जी जो है वो डिफरेंस होता है एनर्जीज में। ठीक है, इसी तरह से जो सब शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी के अंदर भी जो है वो डिफरेंस होता है। यही जो एनर्जी का डिफरेंस है सब शेल्स में, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है। ठीक है, वो किस तरह से होती है कि सबसे पहले जो है वो लोएस्ट एनर्जी वाला शेल सब शेल फील होगा, उसके बाद जो है वो उससे ज़्यादा वाला, और फिर उसी वही तरतीब वही अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर जो कि शेल्स का था वही सब शेल्स में होता है। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस की वजह से सबसे पहले जो सब शेल फील होगा वो होगा एस सब शेल इज फील्ड फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या है जी कि जो पी सब शेल है वो फील्ड होगा आफ्टर एस सब शेल। जब एस सब शेल फील हो जाएगा उसके बाद पी सब शेल फील होगा। ठीक है, और इसी तरह से जो बाकी के शेल्स होंगे, ठीक है, सब शेल्स होंगे जो पी के बाद आने वाले होंगे, जैसे डी और एफ है, तो उसके बाद जो है पी के बाद जो है वो डी सब शेल फील होगा, डी के बाद जो है वो एफ सब शेल फील होगा। तो इस तरह से ये भी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है सब शेल्स के अंदर भी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि जो सब शेल्स हैं। ठीक है, जैसे शेल्स में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जो है वो कैसे होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हम सब शेल में देखेंगे कि सब शेल्स के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल के अंदर आ सकते हैं। शेल्स का तो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ सब शेल्स टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहते हैं जी कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल्स टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इज के इलेक्ट्रॉन सब शेल्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी होती है। सबसे पहले है एस सब शेल। एस सब शेल को देखें तो ये जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। ठीक है, फिर आता है पी सब शेल। पी सब शेल जो है वो अकोमोडेट करता है, पी सब शेल जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अकोमोडेट करता है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पी सब शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डी सब शेल होता है
वो मैक्सिमम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अकोमोडेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डी सब शेल में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ सब शेल होता है वो है एफ सब शेल, ठीक है, और वो अकोमोडेट करता है 14 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर क्या है, ठीक है, और उनके अंदर जो अकोमोडेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस हिसाब से है, ठीक है। तो वो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो सारा जो है वो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे अगर इससे रेलिवेंट जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी किया है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी किया है, एनर्जी लेवल्स, शेल्स, सब शेल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्डर, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने स्टडी की हैं, ठीक है। और वो स्टडी क्यों की है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जी स्टडी करना था कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से उनकी लेआउट्स होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। इस सब कुछ जो हमने पढ़ा है वो इस टॉपिक के लिए पढ़ा है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, कि सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन सब शेल्स, ठीक है, कि सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का जो सीक्वेंस है वो कैसा है। कहते हैं जी सीक्वेंस इज एज फॉलोइंग, कैसे होगा जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड सो ऑन, इसी तरह से जी ये कन्फिग्रेशन जो है वो चलती जाती है। अब इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर सबसे पहले देखे जी कि 1s2 है, ठीक है, 1 क्या होगा नंबर, s क्या है हमें पता है ये सब शेल्स के लिए है, ठीक है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है यानी कि s की पावर 2 लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ये जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं जी कि जी जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है, नंबर, तो कहते हैं जी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं शेल नंबर को, ठीक है। हमने उस टाइम भी देखा था कि ये क्या है, ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जी 1s2 लिखा हुआ तो इट मीन्स कि ये पहले शेल के अंदर जो है वो एक s जो है वो मौजूद है, ठीक है। अगर 2s लिखा हुआ है तो यानी कि ये l शेल में मौजूद होगा, 2p लिखा हुआ है तो ये भी जो है वो l शेल में मौजूद होगा, ठीक है। अगर 3s2 लिखा हुआ है, 3p6 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि थर्ड शेल कौन सा होता है, m शेल होता है, ठीक है। तो 3s2 और 3p6 जो है ये भी जो है वो m शेल में मौजूद होंगे दोनों, ठीक है। तो नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे शेल्स को, ठीक है। जो लेटर्स हैं यानी कि s और p है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट्स करते हैं सब शेल्स को, ठीक है, कि जी जो s और p हैं ये सब शेल्स हैं और ये किस में मौजूद हैं, ये उस शेल में मौजूद है जिसका नंबर इनके साथ लगा हुआ है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो जो इनके ऊपर इसकी पावर है, ठीक है, s के ऊपर 2 लिखा हुआ है, p के ऊपर 6 लिखा हुआ है, तो ये क्या होते हैं, ये शो करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, ठीक है, कि सब शेल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे s है तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, p है तो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरह से इनकी अरेंजमेंट होती जाएगी। सबसे पहले s शेल की फीलिंग होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पहला शेल हमारा k है, दूसरा शेल हमारा l है, तीसरा हमारा m है, ठीक है। कोई एटम है उसमें जी 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, ठीक है। हम कहते हैं जी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कैसे होगी, पहले वो k शेल में फील होंगे, k शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग, फिर उसके अंदर शेल भी कितना होता है, सब शेल कितने होते हैं, एक होता है वो है s, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन k शेल में फील हो गए, s सब शेल में फील हो गए, ठीक है। बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो अकोमोडेट होंगे l शेल के अंदर, ठीक है। और l शेल में कितने सब शेल्स होते हैं, s और p, ठीक है। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 में से वो चले जाएंगे s के पास, पीछे जो 4 बच जाएंगे वो चले जाएंगे p सब शेल में, ठीक है। तो अभी भी p शेल में जी कैपेसिटी होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसमें आ सकते हैं, लेकिन जी अगर एक एटम की रिक्वायरमेंट इतनी है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं तो क्या है कि वो उसके अंदर इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी, ठीक है, कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले k शेल में और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके l शेल में अकोमोडेट होते हैं और फिर इसी तरह से वो सब शेल्स के अंदर अकोमोडेट होते हैं, ठीक है। तो सुपर स्क्रिप्ट जी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सब शेल के अंदर अकोमोडेट होते हैं, ठीक है। फिर क्या है जी कि सम ऑफ सुपर स्क्रिप्ट्स नंबर, ये क्या होता है जी, सम ऑफ सुपर स्क्रिप्ट्स नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है, कि जैसे 1s की पावर 2 लिखी हुई है, 2s की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2p की पावर जो है वो 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको अगर मैंने कहा जी कि 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम में तो उसको अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि अगर इनका सम कर लोगे सुपर स्क्रिप्ट्स का 2 2
और 6 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 6 तो इस जो 2p6 था उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आए थे। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ऐसा एटम या एलिमेंट है जिसका जी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी होती है कि पहले शेल में 2 आ गए, ठीक है, दूसरे में जो एस सब शेल है उसके अंदर भी 2 आ गए, तो 2 और 2 4 हो गए। जो 2p6 था, ठीक है, कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, तो उसमें बाकी कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चले गए, ठीक है। तो अब अगर आप उनको जी उसी हिसाब से उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट भी लग जाएगा कि 2p4 हो जाएगा फिर वो, ठीक है। तो 4 2 + 2, इसको अगर आप प्लस कर लोगे सुपरस्क्रिप्ट को, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने एक एटम में मौजूद है वो कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें इसकी, तो कहते हैं जी कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कि जो एलिमेंट होगा आपके पास, ठीक है, आप उसके जी इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काउंट करोगे, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट होते हैं, ठीक है, उनका अगर आप समअप कर लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उस एटम में मौजूद है, ठीक है। और अब इसका क्या मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी एक एटम में मौजूद होंगे, तो वो क्या होगा, वो उस एटम का या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, ठीक है। ये जो है वो सीक्वेंस होता है। इस तरह से किसी भी एटम या एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो मालूम की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमें जी एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स हैं, उसके बाद उनके सिंबल लिखे हुए हैं, फिर उनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और उसके हिसाब से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को शो किया गया है, ठीक है। एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो सिंबल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक टेबल में H सिंबल के साथ जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हमने कहा था कि जो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा, उस हिसाब से उनकी तरतीब लगाई गई है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो इट मीन्स कि ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 1 है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी कि जी सबसे पहले जो है वो इसका के शेल ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो के शेल में कितनी कैपेसिटी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के बाहर एक ही शेल होगा, वो होगा के शेल, ठीक है। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जो है पड़ा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, ठीक है। तो लेकिन अभी 1 है, तो 1 ही उस शेल के अंदर अकोमोडेट होता है, और उस के शेल के अंदर जो सब शेल होता है वो क्या होता है, वो एस सब शेल होता है, ठीक है। जैसे के शेल जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल है, इसी तरह से जो एस सब शेल है ये भी जो है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल है। तो अभी ये सारा फिनोमेना हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इट मीन्स कि 1 शेल जो 1 है नंबर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल को, ठीक है। तो शेल कौन से वाला होगा, पहला शेल कौन सा होगा, के शेल, ठीक है। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि के शेल में जो सब शेल है वो कौन से वाला है, एस सब शेल उसमें मौजूद है। और जो सुपरस्क्रिप्ट है 1 लिखा हुआ है एस के ऊपर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा जो उस शेल में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है जी कि जो हाइड्रोजन है इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो 1 है। हीलियम है, सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, सेकंड है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी कि 1s2, यानी कि इसके भी इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में मौजूद होंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक ही सब शेल है वो है एस, और उसमें पूरे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, ठीक है। यानी कि जो इसमें जी लिथियम में 1s2 है, यानी कि पहला शेल इन्वॉल्व है, 2s1 है, यानी कि दूसरा शेल भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अकोमोडेट होते हैं, पहले जो है वो एस जो 1s जो होता है वो फिल हो जाता है, ठीक है। फिर जो दूसरा शेल आता है, ठीक है, जैसे कि एल शेल है, उसके अंदर जी कितने वो होंगे, शेल होंगे, ठीक है, एस भी होता है और पी भी होता है, ठीक है, कि 2 सब शेल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो S2s में जो है वो अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जी बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जी 4 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है जी 1s2 2s2 2p1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेंज होते जाएंगे, पहले एस शेल में सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर 2s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। और जो p है सब शेल उसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम जी
6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा जी कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक जो बचेगा वो उसके अंदर अकोमोडेट हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कार्बन, इसका सिंबल है C, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है जी 1s2 2s2 2p2, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे जो सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो p सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इसके जी 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है, फिर नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ठीक है, और फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गोन है। इस तरह से जी ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। अभी जो सारा कॉन्सेप्ट हमने समझा है आपने उसको इस पर अप्लाई करना है और फिर इनके इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। ये जो सब शेल्स की तरतीब होती है कि जी एस पहले में एक एस आएगा, ठीक है, पहले शेल में, दूसरे में 2 सब शेल आएंगे, तीसरे में 3 सब शेल आएंगे, चौथा शेल होगा उसमें जो 4 सब शेल्स आएंगे, ठीक है। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसकी एक अलग से तरतीब होती है। तो आपने अभी के लिए जो बेसिक लेवल पे आप लोगों को बताई जा रही है, ठीक है, कि इस तरह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, तो आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो।